बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में तशद्दुद के वाक़यात और उससे कबल कराची में भी ये सूरत हाल। तो अब क्या ये जो तशद्दुद के वाक़यात हैं और जिस तरीके से सियासी महाज़राई बढ़ रही है, इसका नताइज क्या होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आज एक ख़त भी तहरीर किया है और फौज से जो मदद है उसकी दरख्वास्त की है। जो ज़राए हैं वो हमें बता रहे हैं। तो ये मामला कि हम अपनी चीज़ों को सेटल नहीं कर पाते हैं और फिर उन्हें बुलाना पड़ता है, और जब आप फौज को इन्वॉल्व करते हैं तो फिर उनको मुतनाज़ा बनाते हैं। तो क्यों ऐसा माहौल नहीं है कि हमारी इंतज़ामिया, हमारा इलेक्शन कमीशन इस काबिल हो कि पुरअमन शफाफ इंतखाबात करा सके। आज इस पर बात करेंगे। फिर जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बिल के बाद आज जो नैब का बिल था उस पर भी सदर मुमलिकत ने दस्तखत करने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहते हैं कि 1200 अरब रुपए का एनआरओ दिया गया है। पर्सनल स्पेसिफिक सेक्शंस जो हैं वो खत्म कर दी गई हैं। आज के प्रोग्राम का ये भी मौजू होगा। मेरे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म की माविन खुसूसी शिदा फातिमा ख्वाजा साहिबा। मेरे साथ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नायब सदर इब्राहिम खान साहब और सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मोहतरम जनाब नसरुल्लाह मलिक साहब। सबसे पहले शिदा साहिबा, ये जो अब पुरतशद्दुद वाक़यात हैं, लाहौर में भी एक अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ, कराची में भी वाक़या हुआ है, ये जो तशद्दुद का उनसर है ये कितना ज्यादा अब एक चैलेंज है आपके लिए, और बिलखुसूस उस वक्त के जब आपकी पंजाब में और विफाक में हुकूमत भी है, ज़िमनी इंतखाब हो रहे हैं, इस मामले को कैसे टैकल करेंगे कि आपकी जो इम्पार्शलिटी है वो भी बरकरार रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक तो पुरतशद्दुद वाक़यात की बात है, पिछले अब हमें भी असेंबली में 10 साल होने वाले हैं। तो इमरान खान ने अपनी सियासत 2014 का उनका धरना था, बल्कि जिस दिन वो हारे इलेक्शन, उस दिन से लेके आज तक नफरत की सियासत की, तफरीक फैलाई है मुल्क के अंदर, इंतशार फैलाया है मुल्क के अंदर। मैं आपको मैंने चैलेंज करना है, मैं ऑन रिकॉर्ड हल्फन आपको कहती हूँ, आप उनकी कोई तकरीर उठा के देख लें, गलत जबान का इस्तेमाल, दूसरे को अपने आप का तो वो आज तक नहीं बता सके कि वो क्या करेंगे या क्या करना चाहते हैं, या अब 4 साल की हुकूमत के बाद और 10 साल की हुकूमत केपी में हो चली है, उन्होंने क्या किया है कभी नहीं बताएंगे। दूसरे को गलत साबित करना, नेगेटिव पॉलिटिक्स करना, नफरत की इंतशार की सियासत करने के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। हत्ता कि उन्होंने हर हद तक जाके मजहब कार्ड इस्तेमाल किया, इसको कहा कि ये हक की जंग है, दूसरे हम जैसे यहाँ पे जो है अल्लाह ताला हमें माफ करे, कम मुसलमान हैं उनसे। नसरुल्लाह मलिक साहब, जो शिजा साहबा बात करनी थी, जरा मैं चाहूंगा आप कर लें, ताकि फिर जब हम उनसे कनेक्ट करते हैं तो फिर उनसे दोबारा बात कर लेते हैं। मेरे ख्याल में वो दुरुस्त बात कर रही थी आप साहब के, अगर सियासत के अंदर इतनी पोलराइजेशन जो अब हुई है, ये शायद माजी की तारीख में बहुत कम आपको मिलती हो, जब सियासी रहनुमा, सियासी लीडरशिप हर वक्त ललकार रही हो, और इलेक्शन कमीशन अगर आपके सामने आए तो वो चोर डाकू है, आपके सामने पुलिस आए तो वो पुलिस जो है वो चोरों डाकुओं के साथ मिली हुई है, सारे सियासतदान आपके मुखालफिन चोर हैं। जरा जुबान मुलाजा कर लें। कल ही उस्मान डार साहब के भी एक सुन रहा था, उनका एक किसी टीवी पे बैठे हुए, चोर डाकू, इसराइल के यहूदियों के एजेंट और पत्नी इंडिया के एजेंट। यानी जब आप सियासत को इस रुख पर ले जाएंगे तो आप मुझे बताइए फिर इंतखाबात पुरअमन हो सकते हैं? जब आप अपने मुखालफिन को काफिर करार दे रहे हो तो क्या आप समझ सकते हैं कि आपके मुखालिफ वोट डालने आएंगे तो आप उन्हें बर्दाश्त करेंगे? पंजाब के अंदर हो या सिंध के अंदर हो, जहां भी हो, पंजाब में भी ज़िमनी इलेक्शन हैं 20 नशिस्तों पर, लेकिन सूरत हाल ऐसी बनती हुई दिखाई देती है कि मुझे नहीं लगता कि ये पुरअमन इंतखाबात होंगे। यानी इतनी ज्यादा पॉलिटिकल नफरत एक दूसरे के खिलाफ शायद हमने कभी नहीं देखी। और फिर ये समझा जाता है, यानी एक पार्टी का कारकुन ये समझता है दूसरी पार्टी वाले के गद्दार हैं, उन्हें इस मुल्क के अंदर रहना ही नहीं चाहिए। हत्ता कि ये भी कहा जाता है कि आप टॉक शोज में बुलाते क्यों इन लोगों को? यानी जब आप इस हद तक अपने आप को एक मुहात्मा बना के लेके बैठ जाएंगे और बाकियों सबको आप समझेंगे कि उन्हें पाकिस्तान में रहने का कोई हक नहीं है, तो फिर इलेक्शन लड़ने का भी आप उनको हक देने को तैयार नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है पूरे मुल्क को। और इलेक्शन आपको नहीं लगता कि पुरअमन होंगे? ज़िमनी इंतखाबात जो है वो पंजाब के अंदर आपको लगता है कि ये हो? मुझे तो नहीं लगता कि कोई इलेक्शन भी अब पुरअमन होगा पूरे मुल्क के अंदर, कोई भी इलेक्शन। आप आने वाले दिनों में ये नफरत और बढ़ती देखेंगे हाफिज साहब, और आप देखेंगे जब तक आपकी लीडरशिप इतनी शदीद तनकीद का निशाना मुखालफिन को बनाती रहेगी,
आप जरा तकारीर मुलाजा कर लें जाके किसी जलसे में, आप नारे सुन लें जाके, यानी वहां पे जो स्लोगन, तो जो प्ले कार्ड उठा के लोग लाए होते हैं, आप उनको पढ़ के देख लीजिए। यानी जो गाली हो सकती है, जो किसी के खिलाफ इल्जाम हो सकता है, जो कोई गद्दारी का फतवा हो सकता है, वो सारे आप पेश कर रहे होते हैं। इन हालात में आप मुझे बताइए कि कोई किसी को कैसे बर्दाश्त करेगा। शिजा साहब, आप बात कंप्लीट कर लें तो मैं इब्राहिम साहब की तरफ हूं कि बात आपकी डिस्कनेक्ट हो गई थी, मैं मलिक साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ले लेती हूँ। मैं यही बात कह रही थी कि जिस दिन से ये सियासत में इन्होंने कदम रखा है, ये इंतशार की और नफरत की सियासत फैला रहे हैं, और आज इन्होंने हमें उस दिन एक कत्ल हुआ है और उसमें एक दोस्त ने एक दोस्त को कत्ल किया और उसकी वजह क्या निकली कि इसने मेरे लीडर को घड़ी चोर कर। तो ये तो नफरतों को, सियासी जो इख्तलाफात होते थे, हमेशा से होते थे, हमारे और पीपल्स पार्टी के होते थे, कितनी पार्टियां हैं पूरे मुल्क के अंदर, मगर इस हद तक जो है वो ले जाना कि आपने घरों में इन्होंने ब्रेन वॉशिंग की है, बाकायदा सोची समझी प्रोपेगेंडा साजिश है ये पाकिस्तानी कल्चर, हमारे सोशल फैब्रिक के खिलाफ। जिस तरह इन्होंने मजहब का इस्तेमाल किया है और जिस तरह इन्होंने गद्दारी का इस्तेमाल किया है, उठते हैं एक को गद्दार कह देते हैं, दूसरे को गद्दार कह देते हैं। ये जो चीजें हैं, एक तो हमें हेट स्पीच पे मुझे लगता है फिर ज्यादा कानून साजी फिर ये करें तो फिर वो फ्री स्पीच का इशू आ जाता है। लेकिन इमरान खान ने इस वक्त पिछले 4 सालों में इस मुल्क का सोशल और पॉलिटिकल फैब्रिक तबाह बर्बाद करके रख दिया है, और हमें दिहाइयां लगेंगी वापस जो है वो उसको बहाल करते हुए, टॉलरेंस को बहाल करते हुए। इलेक्शन सारी जिंदगी देखे होते हुए, कैंपेनिंग किया सारी जिंदगी, आमने सामने आते रहे हैं, कभी इस तरह किसी ने नहीं हरकतें की, वो गालियां नहीं दी जो आज जो है बच्चे की जुबान पे इमरान खान ने चढ़ाती हैं। तो ये बड़ा ही एक मुश्किल वक्त है और हमारी पूरी कोशिश है कि हम इसको किसी तरह से रिवर्स कर सकें। मुश्किल काम है जब आप आपने अगर किसी कौम को तबाह करना है तो आप उसका सोशल फैब्रिक बिगाड़ दें, उसकी मॉरल्स खत्म कर दें, वो तबाह हो जाती है। तो मेरा तो बड़ा एक क्लियर ये ओपिनियन है कि इमरान खान ने जिस तरह से कैटेगोरिकली एक बिल्कुल तरीके से इस मुल्क की यूथ को तबाह किया, इस मुल्क की सोशल फैब्रिक को तबाह किया, ये इस मुल्क के लिए जो हैं वो सही मानों में एक अजाब के तौर पे नाजिल हुए हैं। ठीक, इब्राहिम खान साहब, ये अब जो मामला कि जी नफरत की सियासत आप करते हैं, इंतशार करते हैं, बर्दाश्त जो थी एक सोसाइटी के अंदर वो जो खत्म हुई है, उसमें एक बड़ा किरदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, क्योंकि उसके लीडर ऐसी जबान इस्तेमाल करते हैं जो प्रोवोक करती है लोगों को, और उसके नतीजे के अंदर जो है ना वो सोसाइटी जो है वो डिवाइड और पोलराइजेशन होती है। जी, मैं सिर्फ इतना से एक्सप्लेन करता जाऊं कि हमारी ना नफरत पीपल्स पार्टी के खिलाफ है, ना हमारी कभी ऐसा इशू नहीं है। इशू सिर्फ 2 खानदानों का है जिन्होंने इस मुल्क के वसाइल पे नाजायज तरीके से उसकी जो मनी लॉन्ड्रिंग में और दूसरे मामलात में उन्होंने इस मुल्क को धकेला। जब उन खानदानों पे बात होती है तो ये उसको पूरे पाकिस्तान पे मुसल्लत कर देते हैं कि हम नफरत की सियासत कर रहे हैं। अब ये इतने प्यार और मोहब्बत की भाषण दे रहे हैं कि हम इस मुल्क में जो है सोशल फैब्रिक को दुरुस्त करना चाहते हैं। जो 25 को इन्होंने सोशल फैब्रिक को दुरुस्त करने का जो नमूना पेश किया, उसमें बच्चों पे, औरतों पे, नौजवानों पे, बूढ़े लोगों पे, अनआर्म्ड लोगों पे इस तरह से शेलिंग की गई और पूरे पंजाब को इस तरह से इन्होंने डी चौक बनाया कि इससे क्या आपको लगता है कहीं से कि ये कोई सोशल फैब्रिक को या नफरत को कम करने में या कुछ हालात को बेहतर करने की तरफ जा रहे हो? लिटरली हम ये फील कर रहे थे कि हम शायद ऑक्युपाइड इंडिया में आ गए हैं और इंडियन फोर्सेस ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है। ये मकसद है कि अपनी बातों में इतना तजाद जो है वो नहीं होना चाहिए कि अगर आप अच्छे कहना चाहते हैं तो फिर अच्छे बन के दिखाएं। हमारे दौर में इन्होंने जलसे निकाले, जुलूस निकाले, रैलियां निकाली, महंगाई मार्च किए। इब्राहिम खान साहब, ये जो बात है कि जी जो आपके लीडरान के बयानात हैं कि किसी को यहूदी एजेंट करार दे देना, किसी को काफिर और जिहाद और हक व बातिल का मामला बना देना, ये भी तो एक एक्सट्रीम नहीं है क्या? देखिए, हक व बातिल की जो बात हो रही है, हक व बातिल को काफिर और मुसलमान की नहीं हो रही। हक व बातिल ये हो रहा है कि सच क्या है और झूठ क्या है। अब देखिए ना, आपने अभी अपने इंट्रो में सारा कुछ बता दिया है कि 3 ही बेसिक इनके नुकात थे। नैब के लॉस को खत्म करना ताकि इनकी जान छूट जाए,
ईवीएम को खत्म करना, ताकि वो जो पिछले 70 साल से चक्कर चल रहा है। ठीक है, उसके ऊपर तो बात करते हैं जो कानून साजी हुई है, आखिर उसके ऊपर जब आप पहले कानून साजी कर रहे थे लेकिन तो हाफिज साहब, जी हाफिज मलिक साहब, इब्राहिम खान साहब से पूछेगा, ये मालम जब्बा 2 साल से स्टे ऑर्डर पे रोक के बैठे रहे हैं, बीआरटी पेशावर पे केस चलने नहीं देते, ये अपने मुकदमात के खिलाफ स्टे ऑर्डर ले लेते हैं, उस वक्त क्या इन खानदान के खिलाफ भी कोई एक मुहिम ऐसी चलनी चाहिए कि ये हक व बातिल की जंग है? आप मुझे मलिक साहब काइंडली सिर्फ ये बता दें कि मालम जब्बा है क्या, इशू क्या है? अगर आप थोड़ा सा सर आप मुझे ये बता दें कि आप मुझे बता दें सर, मेरे ख्याल में ये पूरा प्रोग्राम इस पे लग जाएगा, मुझे आप जनरली बता दें कि आप उसके ऊपर स्टे ऑर्डर लेने क्यों गए। आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि आपके लीडर ने कहा 5 अरब दरख्त लगाए गए, फिर कहा 10 अरब लगाए गए, फिर कहा ये इसमें से 75 करोड़ आपकी हुकूमत ने कहा कि नहीं 1 अरब 18 करोड़ लगाए गए, उस पर फिर कहा गया कि नहीं 75 करोड़ खुदरो पौधे हैं। यानी क्या आप अपने भी हवाले से किसी एहतसाब के कटहरे में खड़े होने को तैयार हैं या नहीं है? जी साहब कहते हैं आप खुद एहतसाब के कटहरे में खड़े होने को तैयार हैं या नहीं हैं? आपके लोग जब बात होती है तो वो आप स्टे ऑर्डर्स के पीछे छुप जाते हैं। मैं उतनी देर जवाब दे दूं जी इनकी गुफ्तगू का जितनी इन्होंने की है। जी शिदा साहब, इब्राहिम साहब को दोबारा रिकनेक्ट कर लें। शिदा साहब इसी पे बात कर लेते हैं कि जो नैब अमेंडमेंट की बात हुई है, जिसको ये कहते हैं कि जी आपने एनआरओ 2 ले लिया है और ऐसे सेक्शंस जो है वो फारिग कर दिए हैं जिसका पर्सनल स्पेसिफिक बेनिफिट हुआ है आपको, यानी आपकी लीडरशिप को। देखिए बात ये है, मैं इब्राहिम साहब की बातों का एक दो का जवाब देके मैं नैब पे भी आऊंगी और ईवीएम पे भी आऊंगी, वो भी इन्होंने बात की। इन्होंने कहा कि खानदानों का मसला है। पहली बात तो ये है कि इब्राहिम साहब फेडरल के अंदर 4 साल से पार्लियामेंट में बैठे हुए थे। सारी प्रोसिक्यूशन, FIA, FBI, एंटी करप्शन एजेंसियां, पंजाब की भी, KP की भी, बलोचिस्तान की भी और फेडरल की भी इनके अंडर थी। सारी मिनिस्ट्रियां, सारे ऑडिट रिपोर्ट्स, सब एक दस्तावेज इनके पास थे। हम घर तो नहीं ले गए। इन्होंने इब्राहिम साहब से पूछ लें, 1 आने की, मैं चैलेंज करके कहती हूँ, 1 आने की करप्शन अगर साबित की है तो हम सामने आ जाते हैं। झूठ, लोगों को बेवकूफ बनाना, लोगों को बेवकूफ समझना, उनसे इतना झूठ बोलना, आप यकीन करें मुझे इनके अंदर के लोग बताते हैं कि इमरान खान की पॉलिसी है कि इतना झूठ बोलो कि सच समझने लगे लोग। इतना झूठ करप्शन का ढिंढोरा पीट के और 1 आने की करप्शन साबित नहीं कर सके। मियां नवाज शरीफ साहब को बेटे से तनख्वाह ना लेने पे इन्होंने जो है वो कन्विक्ट किया और डिस्क्वालीफाई किया इलेक्टेड गवर्नमेंट को। और इससे मैं नैब का आपका लॉ लिंक करती हूँ। उसके बाद इनकी गवर्नमेंट, हमारी नहीं, इनकी गवर्नमेंट नैब ऑर्डिनेंस के थ्रू रिफॉर्म लेके आई, जिसमें इन्होंने कहा उस ऑर्डिनेंस में, हाफिज साहब आप कहते हैं ना कि हमने ये किया है, ये करेक्ट में है। उस ऑर्डिनेंस में जो 2021 में और 21 में ये लेके आए और 20 में दिसंबर में, जितने फैसले इन्होंने कहा वजीर आजम करेगा, जितने फैसले कोई मिनिस्टर करेगा, कोई मिनिस्टर की कमेटी करेगी, कैबिनेट करेगी, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी करेगी, कोई सरकारी इदारा करेगा, उन फैसलों पे नैब नहीं बैठ सकती। तो नैब मेरे और आप पे फिर बैठेगी। अगर वो एग्जेक्टिव्स पे नहीं बैठ सकती तो इन्होंने जो है वो सारी एग्जीक्यूटिव को, सारे मिनिस्टर्स को नैब से इस्तिस्ना दिलवा दी। ये हमारा ऑर्डिनेंस नहीं था, ये इनका ऑर्डिनेंस था। आप वो ऑर्डिनेंस पढ़े तो सही। बिल्कुल, वो टैक्सेशन रिलेटेड चीजें भी किसी की फरमाइश के ऊपर वो निकाल दी गई कि ये FBR का मैटर है, और इसी तरीके से जो बिजनेसमैनों का था वो भी मामला, बहुत सारी और चीजें इस तरीके की, और भी बहुत चीजें। और ये सारा का सारा जो NRO था, ये इन्होंने अपने लोगों को खुद दिया। और नैब की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, आप रिकॉर्ड निकाल के देखें, KPK में 5 साल नैब जो है वो बंद थी, गैर फाल नहीं थी, बंद थी। उसकी जगह इन्होंने जो है वो कोशिश की कि ये वो क्या था इनका इदारा बनाए, जिसके एहतसाब कमीशन जो था, एहतसाब कमीशन 2 दफा बनाया। उसके 2 चेयरमैन जो हैं वो छोड़ के चले गए कि पॉलिटिकल प्रेशर इतना, हम किसी को पकड़ते हैं तो ये हमें पकड़ना शुरू कर देते हैं। उस एहतसाब कमीशन को बनाने पे ज्यादा पैसे लग गए, रिकवर कख ना हुआ। और नैब जो पूरे पाकिस्तान में ढिंढोरा था और जिससे नफरतें फैलाई, जिससे हमें नाजायज इन्होंने सियासी इंतकाम में शाहिद खान से लेके हर बंदे को जो है वो डेथ सेल्स के अंदर रखा।
उस नैब को इन्होंने केपी में पिछले 8 साल बंद करके रखा। तो दोहरा मेयार हमारा है या इनका है? और ये सारे शॉर्टली मुझे ये जरा ब्रीफ कर दीजिएगा कि ये जो नैब ऑर्डिनेंस पीटीआई लेके आई थी या जो अब आपने कानून साजी की है उसमें कोई बहुत बड़ा फर्क है या कमोबेश ये वही चीज है जो पीटीआई का नैब ऑर्डिनेंस है? देखिए हाफिज साहब, हमारा बड़ा हमने इस चीज को भुगता है और नैब जो है मुशर्रफ साहब के टाइम पे जब बनी थी सियासी तोड़जोड़ के लिए बनी थी और हमने भुगता है। हम चाहते तो हम आज उस नैब में ना तरमीम करते और इन सबको आज जेल में बिठाते, सबसे सरफहरिस्त इमरान खान होता। लेकिन हमने क्योंकि सीखा है कि नफरत की सियासत से, इंतकामी सियासत से मुल्क हमने 4 साल में डूबता हुआ देखा है, तो एक प्रिंसिपल डिसीजन हुआ कि नैब एक ब्लैक लॉ था, हमने पहले गलती की थी। देखिए, नैब बंद करने से करप्शन के केसेस को कुछ नहीं हो रहा। जो फाइनेंशियल केसेस हैं वो एफबीआर के पास जाएंगे, एफआईए के पास जाएंगे, एंटी करप्शन के महकमे हैं, टैक्स लॉज हैं इस मुल्क के अंदर। नैब लॉ इज अ ब्लैक लॉ जो कि स्पिरिट ऑफ लॉ के खिलाफ है। मैं आपको कह दूं ये भैंस आपकी है, आप प्रूव करते फिर नहीं है। आप कैसे प्रूव करेंगे भैंस आपकी नहीं है? आप मुझे बताएं इस बात। मैं आप नैब में कह दूं ये मीनार पाकिस्तान जो है इस पे हाफिज साहब ने कब्जा कर लिया है, अब हाफिज साहब ने प्रूव करना है कि हाफिज साहब ने कब्जा नहीं किया। ये दुनिया के कानून के खिलाफ एक कानून था, ब्लैक लॉ। उसको रिमूव हमारी गलती, हमने पहले नहीं किया, लेकिन बिल्कुल उसके जितने केसेस हैं वो हम जो उनके रेलेवेंट इदारे हैं उनमें जाएंगे, वो केसेस पूरे चलेंगे। केसेस कहीं नहीं जा सकते, प्रोसिक्यूशन भी बैठी हुई है, गवर्नमेंट भी बैठी हुई है, ये मुल्क है, इसका निजाम चलना है। तो ये अभी भी अगर ये इस तरह की बातें करेंगे इतना कुछ होने के बाद भी इस मुल्क में, तो ये अफसोसनाक बात है। आप ईवीएम पे आ जाएं, इलेक्टोरल रिफॉर्म। मैं पहले नैब को कंक्लूड कर लें शिदा साहब, तो ईवीएम वाली बात हम कर लेते हैं पहले। मलिक साहब अगर आप इस पे कमेंट कर लें, फिर मैं इब्राहिम साहब से इस पे कंक्लूड कर लेंगे, फिर हम इलेक्शन रिफॉर्म्स पे बात कर लेंगे। आप भी ये समझते हैं कि नैब ब्लैक लॉ होना चाहिए या एनआरओ 2 दे दिया गया है? देखिए, मैं समझता हूं ये काम है अपोजिशन का, ये प्रूव करे कि एनआरओ 2 दे दिया गया या नहीं दे दिया गया। लेकिन हाफिज साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि हमने नैब जैसे इदारे को अपने अपने, हर हुकूमत ने अपने अपने तौर पे इस्तेमाल किया है। यानी अभी इब्राहिम साहब जो बात कर रहे थे, ये नैब ने इसी मालम जब्बा को एक मेगा स्कैंडल के तौर पे पेश किया था, बिलियन ट्री सुनामी को एक मेगा स्कैंडल के तौर पे पेश किया था। इसकी बाकायदा इंक्वायरी के बाद ये कहा गया था कि ये जो कंपनीज, जिन कंपनीज ने ये जो है ये जिनको ये ठेका दिया गया है, वो इस मेयार पर पूरी नहीं उतरती थी और टेंडर्स की तारीख में तोसी की गई। लेकिन उसी नैब को दबाव डाल के उससे ये लिखवा लिया गया कि नहीं, इसमें कोई इरेगुलरिटी साबित नहीं हुई। अब भी बेशुमार शिकायत बिलियन ट्री सुनामी के हवाले से मौजूद है, जिसके हवाले से मौजूदा हुकूमत भी तहकीकात कर रही है। अब मसला ये है कि नैब को किसने इस्तेमाल नहीं किया। हर दौर में नैब को इस्तेमाल किया जाता रहा। जहां जहां जिस हुकूमत के खिलाफ केसेस बनते हैं वो नैब को इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। माजी में अब चले जाए मुशर्रफ दौर से लेके आज तक, यानी क्या ये आप ट्रस्ट करके कह सकते हैं कि नैब को लोगों को विक्टिमाइज करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया? 2018 के इलेक्शन में क्या लोगों को जेल भेजने की बुनियाद पर लोगों के टिकट वापस करवा के पीटीआई के टिकट नहीं दिलवाए गए? तो एक लंबी तारीख है, एक लंबी हिस्ट्री है पाकिस्तान की। बदकिस्मती ये है कि हम सब आंखें बंद कर लेते हैं। पीटीआई से पूछे वो आंखें बंद कर लेती है, पीएमएलएन से पूछे वो आंखें बंद कर लेती है। हमने सीखा है सबक, हमने सबक सीखा है। हमारे पास ऑप्शन था कि हम ये केसेस बनाते इनको अंदर कर देते, लेकिन हमने माजी से सीखा है, इसी वजह से हम जो है ना इसमें कानून में तरमीम लेके आए। अच्छी बात है। इन नैब अगर किसी को 90 रोज के लिए बगैर किसी तहकीकात के, बगैर किसी बात की गिरफ्तार कर, इसमें तरमीम होनी चाहिए। देखिए, आप विदाउट एनी प्रूफ किसी को जेल में रखते हैं, आप जेल में रखने के बाद रेफरेंस चलाते हैं, उसके बाद आप कहते हैं जी कि नहीं इसमें कोई सबूत नहीं मिले। इसमें तरमीम ये बुनियादी की जानी चाहिए। और नैब के हवाले से मैं समझता हूँ नैब को सिर्फ तरमीम नहीं की जानी चाहिए, नैब को असर नो एक ऐसा शफाफ इदारा बनाया जाए जिसमें अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब हो सके, फिर बुनियादी इंसानी हकूक की उसमें पामाली ना हो सके। यानी ये कोई तरीका नहीं है। आप मुझे बताइए, अभी कह रहे थे इब्राहिम साहब कि लूटा, इतने हजार अरब लूटा, हर रोज तो हजारों अरब की करप्शन बयान कर दी जाती है, जितना पूरे पाकिस्तान का 10 साल का बजट नहीं होता, इतनी करप्शन टीवी चैनल पर आकर बयान कर दी जाती है। कौन पूछेगा? यानी 35 पेंचर की तारीख आज तक दबी हुई है, 10 अरब रुपए रोजाना लूटने की तारीख आज तक दबी हुई है। 462 अरब और फलाने का 200 अरब और ये वो, तो हम तो अरब गिनते गिनते और इस ख्वाब में कि शायद ये पैसे आने वाले हैं, कुछ नहीं हुआ। इब्राहिम साहब आप इसके ऊपर अब आप कर देते, शिदा साहब का कहना है कि हमने
पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करनी होती है तो हमारे पास टूल था, उसको इस्तेमाल करते। लेकिन हम तो भुगत चुके हैं जो कुछ था। 4 साल आपके पास सब थे, इदारे थे, सब कुछ था, कुछ नहीं निकला। नहीं, और मैं ये भी कह रही हूँ कि इन्होंने अपने मिनिस्टर्स को क्यों सुना दी नैब विजिलेंस में। FIA भी मौजूद है, FTR भी मौजूद है। मैं अपना पहले तो जो उस वक्त मेरी बात कट गई थी कनेक्शन की वजह से, जी भरत साहब से सिर्फ इतना पूछना चाह रहा था कि ये कोई मिसकंसेप्शन इनको हो रही है कि उसकी कोई जो ग्रांट की गई थी ठेका किसी एक को या दूसरे को, वो इशू नहीं है। असल इशू जो है मालम जब्बा का वो ये था कि दो प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट के अंदर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर दो डिपार्टमेंट जो थे वो उसको क्लेम कर रहे थे। एक कहता था कि ये महकमा जंगलात की प्रॉपर्टी है, दूसरा कह रहा था कि नहीं ये मेरी प्रॉपर्टी है। देखिए हकायक जब तक सामने नहीं रखेंगे और ये सिर्फ मालम जब्बा जपते जाएंगे तो इससे चीजें हकायक की तरफ नहीं जाएंगी। अब वो लोग कहते हैं सब ने खान साहब से सीखा है कि हकायक सामने हो ना हो, ये नैरेटिव ऐसा बनाएंगे लोग समझेंगे बस सब कुछ है। हाँ देखिए ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। हकायक की तरफ जाएं, उसके हकायक को देखें। अब तो इनकी गवर्नमेंट है ना, ये नैब को करना चाहे, अपना FIA को करना चाहे। इब्राहिम साहब मेरे पास ये सामने पड़ी है रिपोर्ट मार्च 27 2019 की, जिसमें नैब के चेयरमैन ने उस मीटिंग को चेयर करते हुए कहा था कि जिस कंपनी को ये अलॉट किया गया वो एलिजिबल नहीं थी, उसकी डेट टेंडर्स की चेंज की गई, रूल्स एंड रेगुलेशन को तब्दील किया गया और ये एक मेगा स्कैंडल है। ये नैब के चेयरमैन की सरबराही में नैब की आला सतही इजलास में ये डिसीजन किया गया था, जिसके बाद फिर स्टे लेने की कोशिश की गई थी। फिर उसके बाद उसी नैब से आप बरी जिम्मा हो जाते हैं। मसला सवाल ये है कि आप तो कहा करते थे 12 अरब रुपए की जुराना करप्शन होती है, पौने 4 साल में आपने किसकी 12 अरब रुपए की करप्शन पकड़ के दिखाई? आप तो कहा करते थे कि भाई हमने 35 पेंचर के सबूत हमारे पास हैं, आपने इस कौम को कहां सबूत दिखाए? आप कहा करते थे इमरान खान साहब के मुझे 10 अरब रुपए की ऑफर की गई, बंदा मेरे पास ऑफर लेके आया था। जी चले इब्राहिम साहब आप जवाब दे। मैंने जी इब्राहिम साहब जवाब दे ले, मैं फिर ब्रेक भी लेनी है, इलेक्शन रिफॉर्म से भी बात करनी। मैं सिर्फ इतना सा बताना चाह रहा हूँ कि हमने इतना कुछ किया कि पिछले 30 साल की तारीख में आज तक 6.0 या 5.9 पे इकोनॉमी जो है वो ग्रो नहीं की थी। वो हम लेके गए कोविड के बावजूद। पाकिस्तान के हाईएस्ट जो है आपके रेमिटेंसेस पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हमारे इब्राहिम साहब नैब के ऊपर नैब पे बता देना, इसके ऊपर आपको एतराज क्या है जो एक चीज हो गई? मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ ना कि नवाज शरीफ साहब ने नैब का तो सबसे बड़ा तोहफा ये मिला कि नवाज शरीफ साहब जो है उनकी प्लेटलेट्स खराब हुई और वो लंदन में जा बैठे। देखिए जब आपने भेजा वो आपकी ये डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की रिपोर्टें थी, सारी चीजें थी। अभी ये जो आप यौम सियाह मना रहे हैं, बुनियादी एतराज क्या है? वो कहते हैं हमने तो आपका भला किया है कि जो ब्लैक लॉस थे उनको खत्म कर दिया है। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि जो आपके पास अवेलेबल टूल्स हैं या अवेलेबल डिपार्टमेंट्स हैं, FIA भी पड़ी हुई है, जहां पे अपना मलिक साहब बता रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं, उन जगहों से आप इसकी तफ्तीश कराएं। हम कब रोक रहे हैं? हमने किसी को नहीं रोका, लेकिन हमारे ऊपर रहम की कोशिश सर मेरी गुजारिश है इब्राहिम साहब, इब्राहिम साहब आपके लीडर ने जितने इल्जाम लगाए, मैं बोलता जाऊंगा ना आपकी बात समझ आएगी ना मेरी समझ आएगी। इब्राहिम साहब वो कह रहे हैं आप बताए ना कि आपने निकाला क्या 4 साल में, हमारे में से निकाला क्या आपने? सिवाय हमारे लोगों को जेल में बंद करने के निकला क्या? सारी टॉप लीडरशिप को बंद कर दिया, कुछ नहीं निकला। सिस्टम पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम जो है वो लेंथी प्रोसेस है, उसमें टाइम लगता है। मुझे ये बताए अगर ये बेगुनाह थे तो आपका पूरा टेन्योर गुजर गया इब्राहिम साहब, ये कितना टाइम लगना था? पूरा टाइम गुजर गया। आप तो 100 दिन में तब्दीली लाना था। 4 साल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 20-20 साल के केसेस, 30-30 साल के लोगों की नस्लें खत्म हो जाती है, फिर वो केसेस चलते रहते हैं। चले इब्राहिम साहब मैं ब्रेक ले लूं। वो इलेक्टोरल रिफॉर्म जो होंगे वो शीदा साहिबा से उस पर रहनुमाई ले लेते हैं और फिर ये पूछ लेते हैं कि इसके ऊपर आपका क्या एतराज है एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। शिदा फातिमा साहिबा, इब्राहिम खान साहब, नसरुल्लाह मलिक साहब मेरे मेहमान हैं। शिदा साहिबा अगर कोई कमेंट आप करना चाहे इब्राहिम साहब की बात पे जो ब्रेक से कबल था, और फिर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, आप क्यों मुखालिफ हैं? ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट का हक आपने छीन लिया, EVM खत्म कर दी जिससे धांधली का रास्ता रुक सकता था, और आपको वो रिवायती धांधली वाला रास्ता सूट करता है। ये है नैरेटिव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। इब्राहिम खान साहब मुझे बता दें कि नैब जो है वो
5 साल केपीके में क्यों बंद थी, और एहतसाब कमीशन जो था उनके 2 चेयरमैनों ने किन चार्जेस के ऊपर जो है वो रिजाइन किया, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि बड़ा प्रोसेस लंबा है। इब्राहिम खान साहब को अंदाजा नहीं है, आज अगर नैब हो और हम इनको लेके जाएं तो होगा। हमने पिछले 4 साल तकरीबन अल्टरनेट डे पे नैब की पेशियां भुगती हैं और केसेस सुने हैं, हर कोर्ट में जाके सुने हैं। हर अदालत ने नैब प्रोसिक्यूशन को कहा है कि आपके पास कोई सबूत नहीं है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। अगर सिर्फ साद रफीक साहब के केस की आप सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग सुन लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इन लोगों ने किस कदर इस मुल्क के साथ जुल्म किया है, और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की वो इंतहा थी कि सुप्रीम कोर्ट के जज कहने के ऊपर जो थे वो फोर्स हो गए थे कि नैब जो है वो मेलाफाइडी कर रही। मतलब इस कदर, और एक आने की करप्शन ना ये साबित कर सके। सारे दस्तावेज आपके पास हैं यार, आप निकालें हमने क्या करप्शन की। मेरी बहन केस खत्म क्यों नहीं हुए? एक चीज सिर्फ जवाब दे। वो तो खत्म तो आपने करने थे ना प्रोसिक्यूशन से। सारी प्रोसिक्यूशन आपके पास है, सारे इदारे आपके पास, सारे कागजात आपके पास। 400,000 अरब एक जमाने में ड्रामे आया करते थे और हम मजाक उड़ाया करते थे, उसका इल्जाम लगता है कोर्ट में जाके कसम 1 करोड़ के ऊपर इल्जाम। मैं इल्जाम की बात कर रही हूँ, सबूत तो छोड़ दें। इल्जाम इनका 400 अरब से 1 करोड़ का भी नहीं रह जाता। कई कई जगह पे सिर्फ 10 लाख के ऊपर इल्जाम इनका रह गया। इनसे 4 सालों में, चले कोर्ट वीक है ना, आपसे तो 4-4 सालों में लोगों पे रेफरेंस नहीं बने। जिसका रेफरेंस ही नहीं बनता, ये इन्होंने हमें कैदों में डाला। और रेफरेंस वो होता है कि आप इल्जाम क्या है। 4 साल ये इल्जाम नहीं बता सके हमारे बात का जवाब दे दें, जब केसों में कुछ नहीं था तो केस खत्म क्यों नहीं हुए? ये करते हैं, अगर हम इनकी तरह ये बातें करने लगे, जिस तरह इन्होंने आटे की मद में, हाफिज साहब चीनी की मद में 150 अरब रुपया गरीब अवाम की जेब से निकाला, वजीर आजम ने एक्सपोर्ट की इजाजत दे के, कौम गवाह है और अल्लाह ताला जो है वो उसको ये जाके जवाब देंगे जब वो चीजें सामने आएंगी। इब्राहिम साहब कहते हैं केस खत्म क्यों नहीं हुए, झूठे केस थे तो खत्म क्यों नहीं हुए, ये पॉइंट इब्राहिम साहब का। वो इन्होंने जो है, इन्होंने उसके बाद जो बात मेडिसिन पे आ जाए, जिस तरह इन्होंने 500% जो है वो लाइफ सेविंग ड्रग्स की कीमतें बढ़ाई, उसके बाद जो मिनिस्टर था उसको अपनी तरफ से ट्रांसपेरेंसी के चक्कर में निकाला और फिर अपनी पार्टी का सेक्रेटरी जनरल लगा दिया। आप बिजली ले लें, किस तरह इन्होंने ज्यादती की। जब इन्होंने LNG इंपोर्ट नहीं की, जब $2 पे मिल रही थी, हम जाने से पहले 6 कारखाने बिजली के बंद करके चले गए क्योंकि फ्यूल नहीं खरीदा हुआ था। जब लोड शेडिंग हुई तो इन्होंने जो है वो इल्जाम तराशी शुरू कर दी। मतलब ये इस हद तक करप्शन और मिस गवर्नेंस करके गए हैं कि तारीख जो है वो लिखेगी, और इंशाल्लाह हम भी इनको जो है वो इस पे जरूर जवाबदेह ठहराएंगे जहां जहां इन्होंने करप्शन किया है। आप आ जाए, आपने मेरे से अच्छा 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें। 12,000 अरब कोविड फंड में खुर्द-बुर्द की इनकी अपनी ऑडिट रिपोर्ट है। पोलियो के जो आए बाहर से, उसके अंदर इनके बाबर अता साहब के अंदर ने खुर्द-बुर्द की, उनको हटाना पड़ गया, लेकिन प्रोसिक्यूट आज तक इन्होंने किसी को नहीं किया। ये ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर जो जंग भी हो जाए ना तो भी इजाजत नहीं होती इन चीजों के ऊपर आपको हाथ डालने की। इन्होंने उनमें भी करप्शन की है। अब आप आ जाए अपनी EVM की बात में। देखें, ओवरसीज पाकिस्तानी को कल भी वोट था, आज भी उसका राइट था, कल भी उसका राइट है और हमेशा से था कि वो आए और आके वोट। जहां तक EVMs की बात थी, EVMs की बात हम 2017 के इलेक्शन एक्ट में लेके आए थे। हमने उसको इलेक्शन एक्ट में इंट्रोड्यूस कराया और वो 117 मीटिंग्स विद कंसेंसस, उस मीटिंग का रिजल्ट जो है वो वोटिंग से नहीं होता था, कंसेंसस से होता था, और हर पार्टी की बराबर नुमाइंदगी थी, चाहे उसके 100 मेंबर थे या 1 मेंबर था। उसके अंदर से जो इलेक्शन एक्ट निकला, उसके अंदर एक कंडीशन रखी गई जो कि बड़ी जायज कंडीशन है कि अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स इस्तेमाल करनी है, अगर आपने जो है वो इंटरनेट वोटिंग इस्तेमाल करनी है, आप उसके पायलट प्रोजेक्ट्स रन करेंगे। अगर वो पायलट प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होते हैं, मुझे बताएं इसमें क्या गलत बात है, अगर वो पायलट प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होते हैं तो हम उनको कंटिन्यू करेंगे। हमने पायलट प्रोजेक्ट रन किए, इलेक्शन कमीशन ने पायलट प्रोजेक्ट रन किए, उसके बाद एक 60 सफ़ों की रिपोर्ट नेशनल असेंबली में जमा कराई कानून के तहत। उन्होंने इन लोगों ने उसको टेकन किया।
उसमें उन्होंने कहा, देखिए हमने एम्बेसी से भी बात की, आप आज किसी एम्बेसी को फोन कर लें, वो आपको बताएंगे कि हमारे लिए फाइनेंशियली और लॉजिस्टिकली फीजिबल नहीं है ओवरसीज का वोट का पाकिस्तानी का जो है वो अपनी एम्बेसी में लेना। ये कहते हैं इंटरनेट वोटिंग नहीं होगी, इंटरनेट के बगैर मशीन लगेगी। इलेक्शन कमीशन से लेके हमने इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स बुलाए, उन्होंने कहा कि जी ये मशीन जब आप उठा के अपने, ये हम नहीं धांधली करना चाह रहे हाफिज साहब, इनको पता था ये मुल्क के साथ क्या करके जा रहे हैं। डस्का में तो इन्होंने उठा लिए ना, इलेक्शन कमीशन के बंदे ही उठा लिए। तो अब इनकी ये कोशिश थी कि हम 4-5 मशीनों में, और ये रिपोर्ट है हमारे पास कि इस मुल्क के अंदर अगर आप 2% मशीनों को भी जो है वो उसका एल्गोरिदम ऑल्टर कर देते हैं, और फिर आया कि ईवीएम मशीन जब आप गाड़ी में रख के प्रिजाइडिंग ऑफिसर तक लेके जाएंगे तो उसकी रसीद आप रीप्रिंट कर सकते हैं। इस तरह के उसमें मसाइल हैं, इलेक्शन कमीशन ने पॉइंट आउट किए। तो ये चाहते थे ये इन तरीकों से धांधली करके आ जाएं किसी तरह वापस। इनकी धांधली गई है रोक। प्रॉब्लम इनको ये है, आप आए, इलेक्टोरल रिफॉर्म करें, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करें। आपका पॉइंट आगे शेर साहब, ये नसरुल्लाह मलिक साहब, ये मलिक साहब, अब ये जो इलेक्शन होंगे इसको अब इब्राहिम खान साहब की पार्टी ने नहीं मानना। वो कहते हैं जी ईवीएम, फिर वो कहें जी ओवरसीज का हमारा। तो पाकिस्तान में कभी ये इलेक्टोरल प्रोसेस ऐसा होगा जिसपे सबका एतमाद हो? मेरा नहीं ख्याल कोई भी सियासी जमात आपके इलेक्टोरल प्रोसेस को दुरुस्त करना चाहती है। मैं समझता हूँ सियासी बयानबाजी होती है। माजी की हुकूमत भी, अभी शहजाद साहब फरमा रही थी कि जी बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट हो, ये 6 सीटें भी उनको देना चाहते हैं। या जी कौमी असम्बली में 6 नशिस्तें ले लें। किस बुनियाद पर 6 नशिस्तें ले लें वो भाई? मसला ये है कि सियासी जमातें बोल्ड फैसले नहीं कर पाती, एक दबाव होता है उनके ऊपर। मसला ना इमरान खान साहब ने उस तारकीन वतन को वोट का हक देना था, ना मौजूदा हालात में दिया जा सकता। मुझे बताइए कोई मैकेनिज्म नहीं था कि आप कहीं दुबई के किसी कोने में या सऊदी अरब के किसी कोने में एक मजदूर काम कर रहा है, वो मोबाइल खोलेगा और वहां से इंटरनेट ऑन करेगा और आपको वोट दे देगा। कैसे आप उसकी तस्दीक कर सकेंगे? यानी कोई दुनिया के किसी मुल्क में ये किसी को इख्तियार नहीं है कि उनके बैरून मुल्क पाकिस्तानी बाहर बैठे और वोट बैठ के इंटरनेट पर डाल रहे हो अपने मुल्क के इंतखाबात के अंदर। भाई जिसने इंतखाब में वोट डालना है पाकिस्तान आए, आके वोट डाले। और ये भी कहना कि हम उनको 6 नशिस्तें दे देंगे, किस बुनियाद पर देंगे? किस मैकेनिज्म? प्रेशर इतना बिल्ड कर दिया ना मलिक साहब, खान साहब ने ऐसा प्रेशर बिल्ड कर दिया है। मेरी गुजारिश ये है सर, मेरी गुजारिश ये है ईवीएम के हवाले से अभी यानी हम इतना अल्लाह माफ करे गलत बयानी करने वाली कौम बनते जा रहे हैं। ईवीएम के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी लिख के भेजा कि ये हमें खदशात हैं, ये हमारी जरूरियात हैं, इसके मुताबिक ईवीएम पे जाया जा सकता है। हुकूमत पाकिस्तान ने इमरान खान साहब ने बाहर की कंपनी को ठेका दिया, एक स्वीडन की कंपनी को ठेका दिया, उसको पे किया गया कि वो आके पूरी रिपोर्ट पेश करे कि क्या ये ईवीएम जो है इसके जरिए इंतखाबात करवाए जा सकते हैं। उन्होंने ब्रीफ किया हुकूमत को कि इस मैकेनिज्म के तहत आपके यहाँ शफाफ इंतखाबात नहीं हो सकते। हुकूमत पाकिस्तान को भी पता था, इमरान खान साहब को भी पता था कि ईवीएम इस इलेक्शन में इस्तेमाल नहीं हो सकती। सारी रिपोर्ट्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट्स, बार बार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अपनी प्रेजेंटेशन हासिल करने के बावजूद इमरान खान साहब ये लोगों को कह रहे थे कि ईवीएम हम लॉन्च करना चाहते हैं, हम शफाफियत चाहते हैं। मकसद ये है कि आम आदमी को बेवकूफ बनाया जाए, उससे कहा जाए मैं तो शफाफियत चाहता हूं, हमारे मुखालफिन नहीं चाहते। ये तरीकाकार इख्तियार किया जाता है पाकिस्तान में। मुझे एक बात बताइए, इस मुल्क में आप मुझे बताएं, आप, मैं या कोई आम आदमी क्या इलेक्शन लड़ सकता है? 200-200 करोड़ रुपए का एक इलेक्शन लड़ा जाता है। इमरान खान साहब का एक जलसा 50-50 करोड़ रुपए भी होता है। गरीब आदमी से आपने सियासत निकाल के अमीरों, जागीरदारों, वडेरों, सनतकारों और जिनके पास खरबों रुपए है उनके हाथ में फेंक दिया है। आप इलेक्शन इस्लाहात की बात करते हैं। ये पार्टियां इलेक्शन इस्लाहात नहीं चाहती कि कोई गरीब आदमी सिलेक्शन प्रोसेस के हिस्सा न बने। ये चाहते हैं कि इनके अपने चेले, इनके अपने चिमाटे, जिनके पास अरबों रुपए होंगे, वो असेंबली में जाएं और आगे सरनगू होंगे इनके सामने बैठे रहें। किसी की हिम्मत नहीं होती अपनी पार्टी लीडर के सामने। गरीब और कॉम्पिटेंट आदमी को इलेक्शन के प्रोसेस से पहले ही बाहर कर दिया गया। मलिक साहब यही बात है ना कि कोई गरीब आदमी, कॉम्पिटेंट आदमी, वो जिसके पास पैसे नहीं है, वो इस इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा ही नहीं है। ऐसा ही है ना? क्या इमरान खान साहब इस पे क्या काम किया? कोई पूछ सकता है इमरान खान साहब से कि क्या आप इस पे तहरीक चलाने को तैयार हैं कि 3 लाख रुपए या 2 लाख रुपए रखने वाला आदमी भी इलेक्शन लड़ सकता है? वहां आपको एटीएम मशीनें चाहिए होती हैं, कभी आपको पंजाब में चाहिए होती है, कभी आपको सिंध में चाहिए होती है, कभी आपको बलूचिस्तान में चाहिए होती है, कभी कहीं चाहिए होती है। यानी आप पैसे के जोर पे सियासत हम करना चाहते हैं, गरीब आदमी का सियासत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। इब्राहिम खान साहब सूट ही नहीं करते, इलेक्टोरल प्रोसेस को शफाफ करना किसी सियासी जमात को सूट नहीं करता। देखें, ये बाहर बैठ के तनकीद करना बड़ा आसान होता है। जब
प्रैक्टिकली मामला को देखा जाए, खुद एक चीज को डिनाई भी कर रहे हैं, फिर उसकी सपोर्ट भी कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने बाहर एक स्वीडन की कंपनी को खुद कह रहे हैं। मकसद क्या था कि इस मुल्क में ऐसा मैकेनिज्म लाया जाए इलेक्टोरल के, उसमें कम से कम ये रफड़ खत्म हो जाए जो 70 सालों से जो हारता है वो कहता है जी बेईमानी होगी तो जीत जाता है जी, वो कोई सिलेक्टेड हो गया और कोई फला हो गया, ये हो गया। एक तो ये बात हो गई। मैं शीजा की एक बात का जवाब देना चाह रहा था, वो रेफर कर रही थी कि जिस बंदे ने वो ड्रग की लाइफ सेविंग ड्रग्स की वो की थी, वो इनके दौर में अब्बासी साहब ने उनके कलम से वो जो है कैबिनेट में वो अप्रूव हुए रेट्स थे, जो कि कैबिनेट में अप्रूव हो जाए तो उसके बाद उसमें कानूनी कोई सकम रह नहीं जाती। तो ये वो रेट्स थे जो उठा के उधर लगाए गए थे और उनको तो फिर हटाया क्यों आमिर कियानी साहब को? फिर हटा क्यों दिया इब्राहिम खान साहब आमिर कियानी साहब को, अगर उनका कसूर ही कोई नहीं था तो? नहीं, वो गलत हटाया बेचारे को हटाना या ना हटाना ये हमारा अपना इंटरनल पार्टी का इशू है, लेकिन जो ये जिसको इन्होंने बेस बनाया था कि जी वो उन्होंने लाइफ सेविंग ड्रग्स पे इतनी बढ़ाई, वो ऑन रिकॉर्ड पड़ा जो है उसकी प्राइसेस जो है जी। फिर ये ठीक, अब मैं आना चाहता हूँ नसरुल्लाह साहब की तरफ। हमारा हर वो कदम कोशिश थी कि इसको इलेक्शन को शफाफ बनाने की कोशिश की जाए ताकि मामला जो है वो आने वाली नस्लों के लिए भी बेहतर हो जाए कि पाकिस्तान में अगर किसी को हुक्मरानी का हक हासिल है तो वो सिर्फ पाकिस्तान के 22 करोड़ आदमी आवाम दे सकते हैं, ना कि चंद सिलेक्टेड लोग ये बैठ के देखें। मैं बिल्कुल इस चीज के हक में हूँ कि एक आम आदमी के लिए भी प्रोसेस वैसा बनाया जाए जिसको कि इसमें इलेक्शन में हिस्सा लेने का मौका मिलना चाहिए। छोटा सा सवाल है, होता नहीं है ना, वो एटीएम तो चाहिए होती है ना, वही इब्राहिम खान साहब वही इलेक्टेबल सुनिएगा। इब्राहिम साहब मेरी गुजारिश सुनिएगा। मौलाना आजम स्वाति साहब के पास पैसे थे तो मौलाना फजल रहमान साहब के पास वो सेनेटर थे, उनके पास पैसे थे तो आपके पास आके सेनेटर बन गए। मैं लंबी लिस्ट गिनवा दूंगा जिनके पास पैसे थे आपकी पार्टी में आके। जमशेद दस्ती बना था, आजाद हैसियत में बना था, पहले दो इलेक्शंस में लड़ा, आजाद हैसियत में लड़ा। ठीक है, यहाँ एक वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं, प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब का जो स्टेटमेंट है उस पर भी बात कर लेंगे प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट में। वेलकम बैक नाज़रीन। शिजा फातिमा साहिबा, इब्राहिम खान साहब, नसरुल्लाह मलिक साहब मेरे मेहमान है। शिजा साहिबा, ये खुर्रम दस्तगीर साहब का बयान जिसको बड़े अच्छे लग रहे हैं पीटीआई को, खुर्रम दस्तगीर साहब, वो कहते हैं जी इनका जमीर जाग गया है। किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा कि अगर ये हुकूमत तब्दील ना होती तो फिर ऐसी तब्दीलियां हो जाती और तमाम जो अपोजिशन जो इस वक्त हुकूमत में है वो सब के सब जो है जेलों के पीछे होते हैं? ये क्या मामला है? अच्छा, वो जो उन्होंने बात की है ना, देखिए मेरा पूरा प्रोग्राम ही इस बारे में था कि अगर इन्होंने जो सियासत कर रहे हैं, जो ये पहले दिन से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, सियासी इंतकाम की सियासत कर रहे हैं, और जिस तरह आपने देखा अरशद मलिक साहब का फैसले जो था उसका क्या नतीजा निकला, उसके बाद ये जिस तरह इन्होंने लोगों को पकड़ धकड़ की, ये तो विंडिक्टिव पॉलिटिक्स कर रहे थे। इन्होंने चेयरमैन नैब के साथ क्या किया, उनकी वीडियो निकाल के आप मुझे बताएं। ब्लैकमेल करने की नहीं थी वो बात, ये तो इनका तो काम था। ये चाहते थे कि ये अपनी मर्जी के जजेस लगाएंगे और उसके बाद जो है वो अपनी मर्जी के फैसले लेंगे। तो ये चीजें जो हैं, मुल्क इन चीजों का मुतहम्मिल नहीं है मजीद। हम लोगों ने, इन्होंने सवाए नफरत के, सवाए इस तरह की सियासत के मुल्क में कुछ किया ही नहीं, डुबो के रख दिया। ये क्या बात कर रहे हैं कि 5% ग्रोथ कभी नहीं हुई थी? हम 6.1% पे ग्रोथ छोड़ के गए थे, आज तक आपने अचीव नहीं की। और कोविड, हाफिज साहब, $3 अरब आया कोविड की वजह से पाकिस्तान में, और जीरो लगा कोविड के ऊपर। और $3 अरब के अलावा जो ट्रैवल बैन की वजह से इनको डॉलरों में फायदे हुए, ये पाकिस्तान तो टोटल $6 अरब के लिए IMF गया हुआ था, जो कोविड के टाइम पे इनको बच गया। IMF ने 1 साल की छूट दे दी, सऊदिया ने डिलेड पेमेंट्स कर दी तेल की। इनको कोविड ने कौन सा नुकसान पहुंचाया है? और अल्लाह के फजलो करम से, और हम क्रेडिट देते हैं कि इन्होंने कोविड क्योंकि एज अ बीमारी उसको बेहतर डील किया। सारे साउथ एशिया के जो एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो कैंसिल होके पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मिल गए। आपको कोविड ने आपकी इकोनॉमी को कौन सा नुकसान पहुंचाया? फिर भी 45 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट, उसके बावजूद भी 45 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट ये छोड़ के गए। ये 65% रुपी डिवैल्यूएशन कर गए।
अरबों रुपए इनको दुनिया ने दे दिए, IMF से 1.5 साल की छूट मिल गई, डिलेड पेमेंट्स ऑयल पे मिल गई, उसके बावजूद ये नेगेटिव ग्रोथ में चले गए, उसके बावजूद ये करंट अकाउंट डेफिसिट कहां छोड़ गए। मतलब देखिए ना, ये क्यों? क्योंकि इमरान खान साहब रात को, ख्वाजा आसिफ साहब जब जेल में थे, मैं आपको जेलर के मुंह की बात बताती हूँ, इमरान खान साहब रात को फोन करके कहते थे कि इसके पास कोई कंबल ना जाए, कोई बंदा ना जाए, जो जाए मुझे कैमरे लगाए वहां पे। उनका इमरान काम खान था साहब खुद उधर जेल सुप्रीडेंट को फोन करते थे, डायरेक्ट कॉल्स करते थे वो जेल्स के अंदर मॉनिटरिंग के लिए। ये तो उनकी ज़हनी कैफियत है। मतलब ये जिस तरह हमने 4 साल गुजारे हैं, ये तो हमें पता है। और एक दिन इनके, क्योंकि इनके मुश्तइल लोग थे, इनके पास गन्स थी, हमें एजेंसियों ने जो है वो पहले से वार्न किया था, इसलिए हमने इनकी जो आज़ादी मार्च थी, जो 4 लोग निकले थे उनको रोका। लेकिन एक दिन रुकने पे ये जो इतनी बातें सुना गए, आप यकीन करें हाफिज साहब, मेरे पास तस्वीरें पड़ी हैं 4 फुट के, और हम कोई एहतजाज नहीं कर रहे थे, मरियम बीबी की नैब पेशी थी, उस पर गए थे पीछे। इतने बड़ी बड़ी ईंटें हमें पुलिस वालों ने 4-4 फुट दूर से मारी, मुझे खुद लगी, मैं आपको तस्वीर भेज देती हूँ। आंसू गैस के शेल मेरी टांग पे लगे, टांग जल गई। मेरे पीछे अली परवेज थे, उनका बाजू जल गया। मेयर लाहौर थे ना, टांग टूट गई क्योंकि इतनी बड़ी ईंट मारी पुलिस ने। मतलब, और ये एक दिन की मैं आपको बात बता रही हूँ, मैंने जाती तौर पे कम से कम 5 से 6 दफा आंसू गैस खाई है पिछले 3 सालों नाले में। पकड़े गए थे जहाँ पर पीछे पत्थर और ईंटें रखी थी, बहन मेरी, आप भूल रही हैं कुछ, शायद मेरे ख्याल में कई मामला चल रहे हैं। देखिए, आप लोगों को इस तरह की बातें करके बेवकूफ नहीं बना सकते। लोग पिछले 5 साल, इब्राहिम साहब, पहले आप जवाब दे लें, फिर मैं मलिक साहब से कंक्लूजन लूंगा। पहले आप ये बता दें, कहते जी आप जिस तरीके से विक्टिमाइजेशन की पॉलिटिक्स कर रहे थे, आपकी हुकूमत रहती आप तबाह कर देते मुल्क को। पहले इब्राहिम साहब। कर चुके थे। मैं सिर्फ इतना सा अर्ज करना चाह रहा हूँ, हमारी हुकूमत जो है वो विक्टिमाइजेशन की, अगर जैसे ये फरमा रही है कि विक्टिमाइजेशन हो रही थी, कि इमरान खान साहब खुद फोन कर रहे थे कि ख्वाजा साहब को कंबल ना दे, खुदा के लिए किसी को बात का कोई रिदम तो आपस में बना ले। इमरान खान साहब के पास मुल्क चलाने के अलावा ख्वाजा साहब के लिए, मेरे लिए उनके दिल में बहुत रिस्पेक्ट है, और ख्वाजा साहब के लिए ऐसी बातें इब्राहिम साहब, खान साहब तो ये कहते थे मैं AC निकलवा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, ये बातें भी तो खान साहब की है ना, रिकॉर्ड पे तकरीरों में कहते थे। खान साहब ने बिल्कुल कहा कि इस जुल्म में इस मुल्क के साथ कि एक गरीब आदमी कोई छोटी सी कोई चीज चोरी कर ले तो उसके मकसद है 2-2 साल जमानत नहीं होती, और बड़े बड़े जो लोग जिन पे ये इन्होंने प्रॉपर्टीज बनाई है और एसेट बियॉन्ड नीड्स पे बैठे हुए हैं, और पूरी दुनिया ने उसमें पानामा बना और पता नहीं क्या क्या कुछ सामने आया। वो इंतकाम, वो जो एहतसाब गिनवाने वाले शहजाद अकबर साहब थे, वो किधर चले गए? इब्राहिम खान साहब वो बस्ता उठाया, वो चले गए बाहर। इन लोगों ने नुकसान पहुंचाया इमरान खान को। निजाम होना चाहिए, जस्टिस फॉर ऑल होना चाहिए, सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। 2013 में भी आप वो कर रहे थे 35 पंचर वाली बात, मैं उसका विक्टिम हूँ। आज तक मैं MNA बन के दोबारा आ गया, मेरे 2013 के रिजल्ट का वो जो सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ था, वो आज तक उसका फैसला नहीं हुआ। तो मैं तो खुद विक्टिम इन चीजों का कि ये 35 पंचर लगे थे, और उसमें वो सबके सामने है मामला। और 8 बजे पता नहीं 11 बजे रात को जब मियां साहब मांग रहे थे 2/3 मेजॉरिटी, पता नहीं किससे मांग रहे थे। तो मलिक साहब, ये जो हालात हैं, कोई सियासी इस्तेहकाम नजर नहीं आता। सियासी इस्तेहकाम नहीं है तो फिर माशी इस्तेहकाम कैसे आएगा, और माशी इस्तेहकाम नहीं है तो मुल्क कैसे चलेगा? सर शॉर्टली। देखिए, मैं समझता हूं कि बड़े हालात खराब हैं और सियासी जमातों को इस बात का इदराक ही नहीं है कि हम मैशत हमारी किस तरफ जा रही है। ये सिर्फ अपनी नंबर स्कोरिंग पे लगे हुए हैं। अभी जो आप खुर्रम दस्तगीर साहब का हवाला दे रहे थे, मैं बड़ा इन शॉर्ट इसमें बता दूं, इसमें कोई शक नहीं है कि PTI की हुकूमत ये चाहती थी कि जो कुछ तैनातियां अपनी मर्जी से करवा ले, अपने मर्जी के लोग ले आए, और उसके बाद बादशाह का एक ऐसा निज़ाम बना दिया जाए जिसको चाहे अंदर कर दें, जिसको चाहे सियासत से आउट कर दें। ये हमने अपने कानों से सुना हुआ है कि फलां फलां लोगों को इस सियासत में अब आइंदा ऐसा नहीं लेने देंगे। ये जब आपकी सोच होगी तो फिर आपके खिलाफ भी इस किस्म की महाजर आई सियासी जमातें इकट्ठी होंगी। PTI ये सोच पे आ चुकी है कि बस सारे मर जाएं इस गांव के अंदर, अकेला एक चौधरी होना चाहिए। जब तक ये मिजाज नहीं बदलेगा आपकी सियासत आगे नहीं बढ़ सकेगी। ठीक है मलिक साहब, मुझे याद आ गया किस्सा। एक सियासतदान आपके और मेरे जानने वाले, उन्होंने हमारे सामने कहा कि मैंने पूछ लिया कि यार सियासत करनी है या नहीं करनी, अगर इलेक्शन मैंने जीतना ही नहीं है तो फिर मैं घर बैठ जाऊं जाके। शीजा साहब, लास्ट सेंटेंस ही प्रोग्राम कंक्लूड कर दूंगा।
देखिए, इन्होंने या कहा कुछ मुल्क में हमें ईवीएम्स चाहिए और ईवीएम्स के बगैर इलेक्शन नहीं हो सकता। 2018 में तो ये इलेक्शन जीत के आए थे ना, ठीक। तो ये धांधली से आए थे। जवाब दे दें, ईवीएम के बगैर इलेक्शन हुआ था, मेजॉरिटी से आए थे, पूरा डिवीजन जीत के आए थे, तो क्या धांधली से हुआ था? तो भी आज ईवीएम के बगैर इलेक्शन नहीं हो सकता। आज हम तो कहते हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म की जरूरत है, हम तो मानते हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म की जरूरत है, और हम आज भी आपको कहते हैं, आपने हमें नेशनल इशू पे जब बुलाया, आपकी सियासी इंतकाम के बावजूद हम आके टेबल पे बैठे, हम आके हमने आपसे बात की। और अब भी आप इनको बुला रहे हैं कि ये आए, अब भी शिदा साहब आप बुला रहे हैं कि ये आए आपके साथ बैठे, नेशनल इश्यूज पे बैठे, ये तब भी नहीं बैठे। इमरान खान की तो ये अना है कि वो कश्मीर इशू पे पार्लियामेंट्री कमेटी में नहीं आया। जी ठीक, इलेक्शन ठीक है, चले वक्त खत्म हो रहा है शिदा साहब। इस मुल्क राजा रियाज भी आप ही के एमएनए, इब्राहिम साहब आप ही के एमएनए। उल्टी बुक लेके बैठा हुआ था सिर्फ तस्वीर खिंचवाने के लिए, ये पता नहीं है कि वो उसको पढ़ नहीं रहा था, उसको पता ही नहीं इकोनॉमी का कहां से चलना था। आपने टिकट दिया था उनको पीटीआई का, आप ही के टिकट पे जीते थे इब्राहिम साहब। इनको मुबारक हो जिस तरह से मुल्क को चला रहे हैं और ये जिस तरफ लेके जा रहे हैं। चले शिदा इब्राहिम खान साहब, नसरुल्लाह मलिक साहब, शिदा फातिमा साहिबा, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।